हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो है। जी हाँ, इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। बिल्कुल जी हाँ, आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पे हम लोग आपको चैप्टर 1 का जो चैप्टर 1 क्या है, विलियन है, क्लास 12 केमिस्ट्री का। यहाँ पे हम लोग वन शॉट पूरा देखने वाले हैं और आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स और जो भी कंप्लीट सिलेबस है आपका पूरा पूरा वन शॉट वीडियो, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स, कंप्लीट सिलेबस साथ आप लोगों के लिए बेटा है रामायण बैच। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एजुकेशन डाउनलोड करके जाके वहाँ पे रामायण बैच ज्वाइन कर लीजिए। महाभारत बैच 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो दोनों आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा हैंड रिटेन नोट्स पे मैंने समझाया है। अगर आप लोग स्कूल में हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते भी है, तो वो हैंड रिटेन नोट्स का यूज करके पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कंप्लीट है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने कम समय में जितना ज्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही मस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, विलियन है अपना। विलियन किसे कहते हैं सर, क्या होता है, क्योंकि हमारा विलियन चैप्टर ही है, तो विलियन किसे कहते हैं ध्यान देना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेटा क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। जैसे पानी में जब नमक मैंने बनाया, पानी में जब नमक मैंने मिलाया, तो क्या हो गया, ये हमारा विलियन हो गया। क्या हो गया, विलियन हो गया। पानी में जब हम चीनी मिलाते हैं तब भी क्या हो जाता है, हमारा विलियन तैयार होता है। और जब पानी में हम लोग ग्लूकोज मिला देते हैं तब भी हमारा क्या तैयार होता है बेटा, एक विलियन ही तैयार होता है। ठीक है, जैसे पानी में नमक तो हमारा क्या बना बेटा, समांगी मिश्रण बना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलियन का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, एक यहाँ पे चीज लिखा है विलायक और एक लिखा है विलेय। बहुत शॉर्ट में अच्छे से धीरे धीरे समझाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेटा क्या लिखा है, विलायक और एक विलेय। ध्यान देना, जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वो क्या रहेगा बेटा, विलायक रहेगा। जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, विलायक रहेगा। जिसकी मात्रा कम रहेगी वो क्या रहेगा, विलेय रहेगा। विलेय का मतलब है जो घुल रहा है, जो घुल रहा है उसे क्या कहते हैं बेटा, विलेय कहते हैं। और जो घोल रहा है, जो उसमें क्या कर रहा है, घोल रहा है, उससे बेटा क्या कहते हैं हम लोग, विलायक का नाम देते हैं। यानी कि पानी क्या है, इसकी अधिक मात्रा है, यानी कि ये 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है, तो ये क्या अधिक मात्रा है, तो ये क्या विलायक बोले तो सॉल्वेंट है। नमक जो है केवल 200 ग्राम है, इसकी मात्रा क्या कम है, तो इसलिए क्या विलेय यानी कि सल्यूट। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, हमारे सोल्यूशन, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलायक बोले तो विलियन बनाते हैं। आप विलायक हो गया है, बट यहाँ पे क्या रहेगा सर जी, विलियन रहेगा, विलियन रहेगा, विलियन रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कि किसी विलेय में जो घटक अधिक मात्रा में, किसी विलेय में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पानी और जब चीनी के विलयन में, पानी जो होता है विलायक होता है और चीनी क्या होता है, विलेय होती है। कुछ नोट पॉइंट में है, जैसे कि यदि विलयन में 2 घटक हो तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जब विलयन में 3 घटक हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। गुरुदेव इसका क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग नमक और पानी लिए, तो इसमें कितने हैं बेटा, 2 हैं, एक नमक एक पानी, तो ये क्या हो गया, द्विअंगी विलयन हो गया। जब हम लोग नमक पानी के साथ साथ नींबू डाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। अब आएगा बेटा विलयनों के प्रकार, क्या है, विलयनों के प्रकार, टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। सबसे पहला होता है बेटा तन विलयन। क्या होता है, तन विलयन। सर तन विलयन होता क्या है, तन विलयन किसे कहते हैं। सबसे पहला तन विलयन, तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, तन विलयन बोले तो डायलूट सोल्यूशन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, तन विलयन, या बोले तो बेटा डायलूट सोल्यूशन बोला जाता है। क्लियर है। दूसरा है सांद्र विलयन, हाँ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे सांद्र मतलब होता है किसी चीज को गूंथना। जैसे जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, आटे की मात्रा ज्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा क्या करते हैं, कम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन तैयार हो जाएगा। तन विलयन, जैसे मान लीजिए आपने आटा
केवल 200 ग्राम ले लीजिए, पानी 1 लीटर घोल दीजिए, तो विलयन क्या बनेगा, पतला बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तन विलयन हो जाएगा। और अगला आता है बेटा संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होता है, अथवा ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सकता है, नहीं घोला जा सकता है, अथवा जिस विलयन में विलेय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच साम्य होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है बेटा असंतृप्त विलयन। ये असंतृप्त विलयन क्या है, मतलब कि वह विलयन या इस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम मात्रा से कुछ कम होती है। और अगला यहाँ पे है अति संतृप्त विलयन, यानी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम यानी कि संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है, तो ऐसे विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम थायोसल्फेट जो क्रिस्टल होता है, जब हम लोग इसको कराते हैं तो सुपर, हाँ, यहाँ पे एक हमारा सोल्यूशन तैयार होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, जैसे यहाँ पे गैसीय विलयन होता है। अब गैसीय विलयन क्या क्या है, जैसे विलायक गैस रहेगा, विलेय भी क्या रहेगा हमारा, तो चाहे सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। द्रवीय विलयन, द्रव विलयन मतलब विलायक भी गया, आपका जो विलायक रहेगा वो द्रव रहेगा, और विलेय चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, तीनों में से कोई एक रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं, जब विलायक सॉलिड हो और विलेय हमारा चाहे वो ठोस रहे, चाहे द्रव रहे या फिर गैस रहे, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है ना, यानी विलेय की मात्रा अधिकतम संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त। ये तो हो गया है, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये दोबारा रिपीटेड हो गया, कोई ना। अब यहाँ पे अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, जैसे विलेय हमारा कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, विलेय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अब जब ठोस जो है ठोस में घुलेगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, ठोस द्रव में घुलेगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, ठोस गैस में घुलेगा तो कौन सा विलयन कहलाएगा, फिर द्रव को ठोस में, फिर द्रव को द्रव में, फिर द्रव को गैस में, फिर गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, गैस को गैस में, तो ये सब जो विलयन बनेंगे वो नीचे है। तो इस आधार पर हमारे 9 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा ठोस का ठोस में विलयन, जैसे Cu को जब हम लोग जिंक में घोलते हैं तो पीतल बनता है, तो ये हमारा ठोस का ठोस में विलयन है। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे कि H2O में NaCl को घोल देते हैं तो ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, जैसे वायु में धुआं का, क्योंकि धुआं क्या है, कार्बन है। अगला है द्रव का ठोस विलयन, जैसे जेली, सोने में पारा। अगला है यहाँ पे जैसे जेली हो सकता है, और सोने को हम लोग पारा में घोल देते हैं। द्रव का द्रव में विलयन, जैसे H2O का अल्कोहल में घोल कर पी जाते हैं लोग, हैं। द्रव का गैस विलयन, जैसे वायु में नमी जो होती है हमारा क्या है, द्रव का गैस विलयन। गैस का ठोस विलयन, जैसे कि पैलेडियम में H2 हमारा हाइड्रोजन जो होता है, यह गैस का ठोस विलयन कहलाता है। गैस का द्रव में विलयन, जैसे जल में CO2, और वहीं पे गैस का गैस विलयन जैसे वायु हमारा होता है। अब यहाँ पे आता है एक विलेयता। क्या होता है विलेयता, किसे कहते हैं, अगली हेडिंग क्या है, विलेयता। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ यानी विलेय की जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोली जा सकती है, उसे उस पदार्थ का या उसे उस विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। हम लोग विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ यानी विलेय की जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोले जा सकती है, उसे उस पदार्थ विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता ये क्या होती है, तो विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन की जल में विलेयता बहुत कम होती है, वहीं पर CO2 और HCl की जल में विलेयता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह द्रव में अधिक घुलनशील होती है, यानी कि CO2 और HCl गैस का जो हमारा क्या है अवशोषण गुणांक है वो बेटा क्या है, अधिक है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे CO2 और HCl है वो जल में क्या है, अधिक घुल रहा है। वहीं पर जो ऑक्सीजन है
इसकी ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है? अब अवशोषण गुणांक होता क्या है, अवशोषण गुणांक होता क्या है, एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में खुली गैसों की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं बेटा, अवशोषण गुणांक कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। अगला आएगा आपका, गैसों की द्रव में विलेयता के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, यानी गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले ऐसे क्या क्या कारण है, ऐसे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला, गैसों की प्रकृति हो सकता है, जैसे विलायक से क्रिया करने वाली विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हमारा NH3 अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, आप कर सकते हैं। परंतु विलायक से क्रिया न करने वाली, विलायक में आयनित न होने वाली गैसों की विलेयता क्या होती है, कम होती है। बस विलायक की प्रकृति, यानी ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जो अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए क्या है, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, और इसी प्रकार अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील होती है। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे HCl व NH3 गैसें H2O में अधिक घुलनशील होती है। अगला, ताप का प्रभाव, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की घुलनशीलता घटती है, क्योंकि गैसों के द्रव में घुलने की क्रिया जो होती है एक उष्माक्षेपी क्रिया होती है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। नोट दे सकते हैं कि H2 और HE की जल में घुलनशीलता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ताप के, यानी कि इनका घुलना एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या है, H2 और हीलियम के जल में घुलनशीलता ताप के क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम लोग ताप बढ़ा दें तो हाइड्रोजन और हीलियम जल में क्या होगी, अधिक घुलनशील होगी। ताप घटा दें तो इसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अगला, यहाँ पे विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति कारण भी होता है। जैसे कि यदि विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं तो गैस की विलायक में विलेयता घट जाती है। क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। ठीक है। अगला, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव देखेंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता दाब की क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर यहीं पे ये होता 1/, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि हम लोग दाब बढ़ा देंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग आता है। ये सारी हेडिंग चीजें आप लोग तैयार करिएगा। क्या बेटा, हेनरी का नियम, हेनरी लॉस। क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। क्या होता है हेनरी का नियम, किसे कहते हैं हेनरी का नियम? तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि किसी भी द्रव गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी गैस को द्रव में घोलें, दाब बढ़ा दें तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी, दाब घटा दीजिए घुलनशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि M अनुक्रमानुपाती P, जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो M बराबर यहाँ पे एक के नियतांक मिलता है इंटू P। जो M क्या है बेटा, M क्या है, तो घुली गैस की मात्रा है, P क्या है, साम्य पर गैस का दाब है, के क्या है, एक कांस्टेंट यानी कि एक वैल्यू है। वहीं पे डाल्टन के अनुसार जो हेनरी का नियम क्या होता है, तो गैसों की विलेयता या मोल प्रभाव x किसके अनुक्रमानुपाती होता है, गैस के आंशिक दाब यानी कि P के हमारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा P क्या है, वो गैस का आंशिक दाब है, और वहीं पे x गैस क्या है, मोल प्रभाव है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है। तो यहाँ पे P अनुक्रमानुपाती x गैस, जब हमारा अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक हेनरी स्थिरांक मिलता है, जो कि KH बराबर क्या हो जाएगा, x गैस, यानी कि P/x बराबर KH, जो के क्या है, KH क्या है, एक हेनरी स्थिरांक है। यह भी एक क्या बेटा, एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वहां पे काम आएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ समझेंगे, यहाँ पे क्या समझेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर अगर KH को बढ़ा दें तो वो गैस की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पे हेनरी स्थिरांक को घटा दें तो गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस यही यहाँ पे है और कुछ नहीं। यदि KH को बढ़ा दें तो गैसों की द्रव में विलेयता घट जाएगी,
वहीं पर KH घटा दें यानी कि हेनरी स्थिरांक घटा दें तो हमारी गैसों की द्रव्यलीनता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, कहां तक ये लागू होती हैं? तो दाब अधिक नहीं होना चाहिए तभी लागू होंगी, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होने चाहिए, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। कुछ नोट पॉइंट में भी यहाँ पे है, क्या है, NH3 व HCl गैस C6H6 यानी बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होती है, और ये हमारे जो है बेटा क्या है, हमारे ये दोनों गैसें बेंजीन में हेनरी के नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। परंतु वहीं पे NH3 यानी कि अमोनिया व HCl गैसें H2O में अधिक घुलनशील होती हैं, और ये दोनों पानी में हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। अब हेनरी नियम के बेटा अनुप्रयोग क्या क्या है, पेपर में कभी कभी आता है तो लिख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम इसलिए कम होता है इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसीलिए कमजोरी महसूस होती है, और इस रोग से एनॉक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम लोग बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं ताकि वो घुल जाए। गहरे समुद्र में गोताखोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर लेकर जाते हैं, परंतु दाब अधिक होने के कारण ये गैसें रुधिर में बहुत ही अधिक घुल जाती हैं, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब घट जाता है और इसलिए इन गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाती है, तभी घट जाती है। इसीलिए इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं और एक भयानक दर्द होता है जिससे गांठ यानी गांठे बॉन्ड्स कहते हैं। इसीलिए गोताखोर जो होते हैं सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम गैस लेकर जाते हैं, जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता क्या हो जाती है, कम रहती है। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं और कुछ नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल हम बाद में करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी हम स्किप कर रहे हैं, चलो हम आपको थ्योरी करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल हम आपको बाद में करवा देंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से इसका डाउनलोड कर लेना। अगला लो भैया, अगला इन डालो, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होता है, तो 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा ग्राम में घुल सकती है अथवा 1 लीटर द्रव में विलियन में 1 लीटर द्रव विलियन में ठोस पदार्थ के जितने अधिकतम मोल घोले जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है और वहीं पे अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय कम घुलनशील होते हैं। जैसे H2 में NaCl व KCl अधिक घुलनशील होते हैं। बेंजीन में NaCl, KCl, NH3, HCl कम घुलनशील होते हैं, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है, जैसे को तैसा ये लिख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे है, अच्छा एक ध्रुवीय विलायक होता है, एक अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक क्या है, ध्रुवीय विलेय को घोलता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलता है। नोट, ध्रुवीय अणु में निम्न में से कोई एक या एक से अधिक लक्षण होने चाहिए, जैसे कि सिरों पर प्लस या माइनस आवेश होना चाहिए, इसकी जो संरचना होनी चाहिए असंतुलित होनी चाहिए, इसकी संरचना कोड़ी होनी चाहिए और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके गुण है। अगला है बेटा ताप का प्रभाव, जैसे ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलेयता घटेगी, बस दैट्स ऑल मैटर। दाब का प्रभाव, दाब परिवर्तन करने पर ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला यहाँ पे है ठोस विलयन। ये ठोस विलयन क्या होता है, ये हेडिंग देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला है प्रतिस्थायी ठोस विलयन। क्या है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। क्रिस्टल ठोस के कुछ अवयवी कण किसी दूसरे ठोस विलेय के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है, अंतराकाशीय ठोस विलयन। क्रिस्टलीय ठोस के
अंतराकोश में या रिक्तियों में किसी दूसरे ठोस विलेय के कण आ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। अगला यहाँ पे जो हेडिंग है, इन हेडिंग को सारा तैयार करते जाना क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल लगेगा। विलयन की सांद्रता का पद, जैसे कि यहाँ पे कुछ पद हैं हमें याद करने चाहिए, जैसे परसेंटेज डब्ल्यू डब्ल्यू इसे कहते हैं, या फिर भार बटे भार प्रतिशत अथवा द्रव्यमान प्रतिशत अथवा मास प्रतिशत। होता क्या है, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का भार किसमें, ग्राम में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग विलेय को ए मान लेंगे, विलायक को ए मान लिए, विलेय को बी मान लिए, विलयन क्या मिला, टी, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर टी, विलयन मिला। तो हाँ, वेट अपान वेट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपान ग्राम में बटे डब्ल्यू टी ग्राम में इंटू 100। अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब परसेंटेज हटाएंगे लगाएंगे तो वहां पे 100 का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है गुरुदेव, विलेय का मात्रा ग्राम में, वेट अपान क्या हो जाएगा बेटा, सल्यूट बटे वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूशन किसमें, ग्राम में इंटू 100। समझ में आया क्या, ये इंग्लिश में हो जाएगा। ये डब्ल्यू क्या है, वेट है, बी हमारा क्या बेटा यहाँ पे विलेय यानी कि सोल्यूट है, ठीक ना, सॉल्वेंट हमारा ए है, क्या है, ए है, ठीक, और हमारा टी क्या है, हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन, विलयन की मात्रा और विलेय की मात्रा, ये इंग्लिश में। न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, तो न्यूमेरिकल इसलिए स्किप करते चले जा रहे हैं। अगला है भार बटे आयतन प्रतिशत या डब्ल्यू अपान वी, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को बेटा भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, यानी कि हमारा भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन किसमें, ml में। ठीक, अब यहाँ पे विलेय का भार है, मैंने बताया था विलेय को किससे दिखाएंगे, विलेय को बेटा बी से दिखाएंगे, विलेय को किससे, बी से, विलायक को ए से, विलेय को बी से, बराबर टी, विलियन बना, देखिए यहाँ पे बी से विलेय, ए से विलायक, टी से विलयन। अब इंग्लिश में वेट ऑफ, वेट मतलब भार, वेट मतलब भार, ऑफ मतलब का, और सल्यूट मतलब विलेय का भार, यानी वेट ऑफ सल्यूट उल्टा पढ़ा जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि डब्ल्यू बी अपान वेटी, किसमें, एमएल में, वो ग्राम में, इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल अलग अलग से आपको करवाता चला जाऊंगा। अगला है आयतन प्रतिशत अथवा वॉल्यूम अपान वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम परसेंटेज। होता क्या है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को वी अपान वी परसेंटेज कहते हैं, यानी कि आयतन प्रतिशत कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, वी अपान वी परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100, यानी वी बी अपान वी टी, ये ml में, ए वी ml में इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, वी टी, बी क्या है, हमारा विलेय है, यानी कि विलेय को किससे बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश बोले तो क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं, आयतन वॉल्यूम बोलते हैं, अब मतलब का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट वीबी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वीटी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत करेगा नहीं होना चाहिए। और ये न्यूमेरिकल है, आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है पीपीएम, पीपीएम यानी कि अंश प्रति मिलियन, मिलियन बोलते हैं या फिर प्रति 10 लक्ष बोलते हैं। ये क्या होता है, पीपीएम को पूरा बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। किसी विलियन के 10 लाख यानी 10 की घाते 6 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं करिजवा, पीपीएम कहते हैं। पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू टी। अच्छा, अब गुरुदेव डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू टी मतलब बेटा विलेय का भार, विलेय का भार, और टी क्या है, विलियन है बेटा, तो विलियन का भार, विलियन का भार, ये भी किस में रहेगा, ग्राम में, ये भी हमारा क्या रहेगा बेटा, ग्राम में। निकाल सकते हैं, फिर यहाँ में वैल्यू रखेंगे पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इन्होंने करवाया है, बट हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल इसको करने की जरूरत नहीं है, हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, बाद में करवा दूंगी। अगला है बेटा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर, ये क्या होता है, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय
ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर या फिर इसे एस भी कहते हैं, यानी ग्राम प्रति लीटर को एस से दिखाते हैं। एस बराबर या फिर ग्राम प्रति लीटर बराबर डब्ल्यू बी अपान वीटी। ये ग्राम में डब्ल्यू बी ग्राम में, वीटी किसी में हो जाएगा लीटर में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम लगा क्या हो जाएगा बेटा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विले, डब्ल्यू है यानी कि वेट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे वीटी क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हो जाएगा। विलियन का क्या हो जाएगा बेटा, आयतन हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम इसको करवा देंगे। अब यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं, याद करते चले जाइएगा। सबसे पहले क्या बेटा, नॉर्मलता। ये नॉर्मलता क्या होता है, इसे एन से दिखाते हैं। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं और इसे एन से दिखाते हैं। एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, बटे ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है ना, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांक की भार होता है। या फिर अब यहीं पे रख देंगे इसकी वैल्यू, जहां पे ग्राम तुल्यांक है तो आ जाएगा एन बराबर विलेय का भार बटे विलियन का तुल्यांक की भार इंटू विलियन का आयतन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग विलेय को बी से, विलेय का तुल्यांक की भार को हम लोग यहाँ पे हाँ ई बी से, और विलियन का आयतन किसमें, वीटी से। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम आपको बाद में करवाएंगे। मेन में फटाफट पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या इसका मेन मेन परिभाषा। अगला बेटा क्या है, अगला है नॉर्मलता व शक्ति में संबंध। तो डायरेक्ट आप याद करना, नॉर्मलता और शक्ति में संबंध क्या हो जाएगा, एस बराबर एन इंटू ईबी, एक्स एस बराबर एन इंटू ईबी। तो एस हमारा क्या है, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा शक्ति है, और एन क्या है, नॉर्मलता है, और ईबी हमारा क्या है, विलेय का बेटा तुल्यांकी भार है, विलेय का क्या, तुल्यांकी भार है। ठीक है, अगला है मोलरता। बेटा मोलरता क्या होता है, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक ना, अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। रख दीजिए यहाँ पे, जहाँ पे मोल है वहां पे भार बटे अणुभार कर दीजिए, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। बस यहाँ पे फॉर्मूला आ गया अपना। न्यूमेरिकल हम आपको बाद में करा देंगे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे जो है अपना फॉर्मूला, वो क्या बेटा, भाई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पे। अगला देखिएगा रिलेशन क्या है यहाँ पे, मोलरता और वह शक्ति में संबंध। तो मोलरता और शक्ति में संबंध क्या होता है, तो एस बराबर एम इंटू एम बी होता है, ध्यान देना, एस बराबर एम इंटू एम बी। क्योंकि जब हम लोग मोलरता का यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी टी। अब हम लोग पता है कि एम बराबर क्या होता है, एस अपान एम बी होता है, यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, एस बराबर एम इंटू एम बी। जो कि हमारा एस क्या है, एक्स हमारा बेटा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा शक्ति है, एम क्या बेटा, मोलरता है, और हमारा एम बी। ठीक, एम बी क्या है हमारा, एम बी क्या है हमारा, एम बी क्या है हमारा, हाँ ना गुरुदेव समझ नहीं आया, एम बी क्या है बेटा, यहाँ पे एम बी है, यहाँ पे एम बी है, यानी कि विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सल्यूट, एमबी। समझ में आया ना, लिखते चले जाना। अगला यहाँ पे मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करिए, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, एन अपान एम बराबर एम बी अपान ई बी बराबर एम। इसका फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। निकालना चाहते पहले एन का और एम में, मोलरता और नॉर्मलता का आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। भाग दे देंगे तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, अगला है बेटा मोललता। ये मोललता क्या होता है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार। अब आप लोग मोल का जानते क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का विलायक का भार, तो आ जाएगा एम बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 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 क्या बेटा, विलायक का भार इंटू
क्या हो जाएगा, इंटू विलायक का भार, विलायक का अणुभार, ठीक ना, विलायक का भार, भार, बट बस हो गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एम बराबर डब्ल्यू बी अपन एम बी इंटू डब्ल्यू बी, ये आपका न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल बाद में करवा दूंगा। अगला बेटा क्या है, यहाँ पे मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी बराबर एन बी अपान एन टी, और यहाँ पे अगर एक्स ए निकालना है, एक्स ए बराबर एन ए अपान एन टी, क्योंकि ये मात्रक नहीं होता है इसमें। जो हमारा बी क्या है, तो बी हमारा क्या बेटा, विलेय है, ए क्या विलायक है, सी क्या है अपना विलियन होता है। अब दोनों जोड़ेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि विलियन विलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या के कुल मोलों की संख्या के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बस अगला आपका क्या है, यहाँ पे आना जो चाहिए वाष्प दाब। क्या बेटा, वाष्प दाब, ये वाष्प दाब क्या होता है, हालांकि इसका ज्यादा काम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको पढ़ाना है, क्योंकि आपके पेपर में आ जाएगा, तो लिख देना वाष्प दाब क्या होता है, थोड़ा समझ लेना कि बंद बर्तन कुछ द्रव, मतलब कि बंद बर्तन ले और उसमें कुछ द्रव को डाल दो। ये बंद बर्तन ले लिया और इसमें कुछ द्रव को क्या किया, मैंने डाल दिया। फिर इसका ताप हम लोग क्या करें, स्थिर कर दें, ठीक ना। और प्रारंभ में वाष्पन का वेग क्या है, V1 है, जो कि अधिक है, और संघनन क्या है, वेग V2 है, जो कि क्या बेटा, कम है। परंतु कुछ समय बाद वाष्पन वेग घटने लगता है तथा संघनन वेग क्या होता है, बढ़ने लगता है, और कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, और इस अवस्था में V1 जो है वो V2 क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था पर वाष्प कणों को दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब यहाँ परिभाषा बनी क्या है, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, अथवा में निश्चित ताप पर द्रव का निश्चित ताप पर द्रव वाष्प वाष्प दाब साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं बेटा, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, नोट में यहाँ पे लिखा है, किसी द्रव के कण ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं, उसे द्रव का क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अथवा में कर सकते हैं एक नोट पॉइंट, वाष्प दाब के होने पर भी द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर से लगने वाला जो हमारा वायु दाब होता है वो वाष्प दाब का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, पेपर में आता नहीं, लेकिन लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। जैसे द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करता है ये, आगे ताप पर ये डिपेंड करता है, द्रव के विलयनों का वाष्प दाब ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको, तभी आगे समझ आएगा। चलिए सबसे पहले द्रव की यहाँ पे प्रकृति देख लेते हैं। क्या है द्रव की प्रकृति, जैसे कि यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक होती है, तो वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और टक्कर तेजी से होगा तो दाब अधिक हो जाएगा, और इसके द्वारा वाष्प दाब का मान अधिक हो जाएगा। यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो, अधिक हो, तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और वेग भी कम हो जाएगा, और टक्कर कम या धीरे से होगा, और दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम लगेगा। यदि द्रव की श्यानता अधिक हो जाए तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक, अगला ताप है, यदि द्रव का ताप में वृद्धि कर दे तो अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से वेग में भी वृद्धि हो जाएगी, और टक्कर तेजी से होगा, और वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और वाष्प दाब का मान बढ़ेगा जब हमारा ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा तो वाष्प दाब का मान घट जाएगा। अब द्रव में विलयनों का वाष्प दाब, माना एक वाष्पशील हमारा विलयन है जिसमें दो द्रव हैं ए और बी उपस्थित हैं। ये हमारा क्या है, एक वाष्पशील विलयन है, इसमें हमारे दो द्रव उपस्थित है, एक ए है और एक क्या बेटा, बी है। ठीक, अब यहीं पे राउल्ट का नियम निकलेगा, ध्यान देना। यदि द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब पीए है तथा द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पीबी है, तो पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पीए प्लस क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। तो ये कुल विलयन का क्या है, वाष्प दाब है। हमारा ए विलयन का आंशिक वाष्प दाब, बी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ देंगे, कुल विलयन का वाष्प दाब मिल जाएगा। और यहीं पर
द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम अगर पेपर में आए तो बस आपको यही लिखना है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है? किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब Pa, वहीं पे तथा घटक बी का आंशिक वाष्प दाब Pb है, तथा घटक बी का मूल प्रभाज क्या है? XA है। तो राउल्ट के नियम से Pa अनुक्रमानुपाती Pb यानी कि Pa बराबर Pa नॉट इंटू XA, और Pb जो है अनुक्रमानुपाती किसके? XB के, यानी Pb बराबर Pb नॉट इंटू XA। या फिर आप इसको सीधा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा यहाँ पे? तो Pa बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जोड़ दीजिए, तो Pa प्लस Pb बराबर P, ये भी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां हमारा Pa नॉट क्या है? तो द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और Pb नॉट क्या है? तो द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P बराबर Pa प्लस Pb हो जाएगा, और Pa प्लस Pb, Pa का स्थान Pa रख दीजिएगा और Pb के स्थान पे रख दीजिएगा, आपका टोटल P की वैल्यू निकल जाएगी, और आपको कुछ भी नहीं करना है। राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं देख लीजिए। तो यह केवल अति तन विलयनों पर ही कार्य करता है। एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। विलेय विलायक में घुलनशील संगुणित या विसंयोजित होने चाहिए। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। अगला है आदर्श और अनादर्श विलयन। ये विलयन क्या होते हैं? लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं यार, कुछ कुछ टॉपिक है। वह विलयन, आदर्श विलयन वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी कि वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करता है बेटा? पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला परिस्थिति, जब दोनों द्रवों के अणुओं की संख्या समान होती है, और जब दोनों द्रवों की अणुओं की संख्या आकार समान होती है, और जब दोनों द्रवों के अणुओं के बीच क्या हो? समान आकर्षण बल हो। आदर्श विलयन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, यानी कि Pa प्लस Pb बराबर P, और एंथैल्पी का मिश्रण 0 होना चाहिए, और आयतन का मिश्रण भी 0 होना चाहिए। ठीक है ना। और अगला है अनादर्श विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। दो द्रव ए और बी निम्न परिस्थितियों में अनादर्श विलयन हो सकते हैं। कब कब? जब हमारा ए और बी संरचना असमान हो, ए और बी अणुओं का आकार असमान हो, और ए और बी आकर्षण जो होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू बी आकर्षण। हालांकि पेपर में आएगा नहीं, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इनके क्या क्या बेटा? अनादर्श विलयन के धनात्मक और ऋणात्मक है, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर जितने भी मैंने लिखवाया राउल्ट के नियम तक, वो सारे इंपॉर्टेंट है, और मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग तो फास्ट मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कवर, इतने में आपका चैप्टर खत्म, और आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अगर कुछ हेडिंग है तो मैं पीडीएफ जो है इसका बेटा टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, आप वहां से कर लेना, आएगा नहीं। ठीक है ना। अगर ये करना है तो एंथैल्पी वाला देख सकते हैं कि स्थिर क्वांटी स्थिर क्वांटी मिश्रण क्या होता है। हालांकि पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने कोई मतलब ही नहीं, जो पेपर में आएगा नहीं तो उससे क्या पढ़ाएं, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैप्टर 1 का 1 शॉट हैंड रिटेन नोट्स है, और हमारा चैप्टर 2 बहुत जल्द आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।